दोस्तों ये बुक फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्रैहम ने 1934 में लिखी थी और इस बुक में लिटरली खजाना छुपा है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि ये बुक रीड करने में थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा क्या खजाना है वो आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट वॉरेन बफे जो एक सेल्फ मेड बिलियनर है, उन्होंने बहुत बार 3 बुक का नाम लिया है जिससे उनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है, जिसमें से एक बुक ये है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइबल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट लेसन्स की तरफ। लेसन नंबर 1, व्हाट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सदियों पहले जब बिजनेस ओनरशिप को बहुत सारे साइलेंट पार्टनर्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम स्टॉक या इंडिया में शेयर्स कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, तो बहुत ही गिने चुने लोग होते थे जो इसे खरीदते थे और बाकी सारे लोगों की नजरों में ये एक टाइप का गैम्बलिंग होता था। वो इसलिए क्योंकि इसका प्राइस हर रोज बदलता था। जैसे कोई गेम में जब आप बैटिंग यानी सट्टा लगाते हो तो किसी प्लेयर पे लगाया हुआ भाव कैसे ऊपर नीचे होता है, वैसे ही लोगों को लगता था कि ये सट्टा है। इसीलिए यूएसए में सदियों पहले एक फेमस लाइन थी, जेंटलमैन प्रिफर्ड बॉन्ड्स। और दोस्तों वो टाइम पे ब्रांड नाम की कोई चीज होती नहीं थी, क्योंकि जब रेडियो इन्वेंट हुआ तब जाके बड़ी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का मौका मिला, जिससे उनके ब्रांड्स फेमस होने लगे और फिर लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का डिमांड करने लगे। इसीलिए पुराने जमाने में लोग जब बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस की वैल्यू को पता लगाने के लिए लोग ये देखते थे कि उस बिजनेस के गोदाम में कितना इन्वेंट्री यानी कितना माल जमा है। जैसे मान लो आपके गोदाम में 500 करोड़ के चावल है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू हुई 500 करोड़। क्योंकि यहाँ आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आपको उससे जो नॉर्मल मार्केट प्राइस मिलेगा आपको उसी में बेचना होगा, और इसीलिए वैल्यू भी उसी प्राइस पे की जाती थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में लोग डर के मारे या लालच में आके स्टॉक का प्राइस कभी इतना ज्यादा बढ़ा देते या कभी इतना नीचे कर देते, जिससे उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है और मार्केट प्राइस कुछ और ही होता है। और दोस्तों ऐसा अक्सर होने लगा था। अब क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना आता नहीं था, तो यहीं पे बेंजामिन ग्रैहम जो एक वैल्यू इन्वेस्टर थे, वो हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसे मिसप्राइस्ड स्टॉक्स को ढूंढ के निकालना चाहिए जो उनके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। यानी टेक्निकल टर्म में अगर मैं कहूँ तो ऐसे स्टॉक्स खरीदो जिसके नेट करंट एसेट्स उसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। अगर आपको ये टेक्निक नहीं समझ रही तो मैं आपको इसका रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की तारीख में हमको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इतनी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बेंजामिन ग्रैहम के टाइम पे एक्सेल शीट, इंटरनेट या कैलकुलेटर भी नहीं था, तो उन लोगों को सारे कैलकुलेशन खुद से करने पड़ते थे। लेकिन आज हमारे पास लेटेस्ट टूल्स है। तो चलिए आपको मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसे स्टॉक को लेके जो मैंने रिसेंटली खरीदा था बेंजामिन ग्रैहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक से। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे KRBL लिमिटेड का स्नैपशॉट दिख रहा होगा जिसमें इसके फाइनेंशियल डिटेल्स है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा इंडिया गेट बासमती राइस ब्रांड इसी कंपनी का है। आपने शायद इस ब्रांड का नाम भी सुना होगा। अब ये कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप यानी कंपनी का टोटल मार्केट प्राइस 5,901 करोड़ रुपया है और इसका एक शेयर बिक रहा है 251 रुपीज का। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का करंट एसेट्स 3,000 करोड़ का है और करंट लाइबिलिटीज सिर्फ 570 करोड़ की है। यानी नेट नेट अगर आप इस कंपनी का लाइबिलिटी क्लियर कर दो, यानी इसका कर्जा चुका दो और फिर आप इस कंपनी को बंद कर दो, तो आज की आज ही आपको इस कंपनी से ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ मिलेगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप नोटिस करोगे तो जब इसका स्टॉक प्राइस 100 रुपए के नीचे गया था तब इसका पूरा मार्केट कैप यानी पूरी कंपनी अप्रोक्स 2,000 करोड़ में बिक रही थी, जो इसके पूरे वर्किंग कैपिटल से भी सस्ती है। और वो टाइम पे मैंने इसके शेयर्स खरीदे थे। उसका डिटेल लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। और आप इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल चेक करोगे तो इसके वर्किंग कैपिटल में सारा इन्वेंट्री था जो इनके गोदाम में राइस था। मतलब आपको 2,000 करोड़ देके 26,000 करोड़ की वैल्यू मिल रही है और फिर फ्यूचर में कंपनी जितना भी कमाएगी वो सब आपका बोनस। ये तो बिल्कुल बढ़िया डील हुई। दोस्तों ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में लोगों ने डर के मारे स्टॉक्स बेचना शुरू किए। कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने राइस कंपनी के शेयर्स बेच के राइस को खरीदना शुरू कर दिया। अब ये ऑब्वियसली एक मिस प्राइसिंग था जिसको ढूंढने के लिए बेंजामिन ग्रैहम हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही महीनों में इस स्टॉक का प्राइस 250 रुपीज के ऊपर चला गया है, जो कि डबल से भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ से स्टॉक जितना भी ऊपर जाएगा वो बोनस। अब दोस्तों इसके फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम है। वो ये कि इतनी सस्ती कंपनी जब मिलती है तो वो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है जो बिल्कुल एवरेज प्रोडक्ट होते हैं,
जैसे कमोडिटी टाइप्स, जिसमें कस्टमर राजा होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं द कंपनी इज अ प्राइस टेकर। कंपनी को जो भी मार्केट प्राइस मिलता है उसके प्रोडक्ट का, वो कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मोबाइल फोन का मार्केट पूरी दुनिया में फिलहाल कमोडिटी जैसा हो गया है। अब चाहे सैमसंग खरीदो, ओप्पो खरीदो, रेडमी या मोटरोला, इन सब ब्रांड्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और जब भी आप कोई फीचर चेक करते हो तो आप प्राइस भी चेक करते हो, क्योंकि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम और फीचर ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए ये कंपनीज को प्राइस से कम्पीट करना पड़ता है। दूसरी तरफ दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रांड है जिसका आईफोन अलग ही लेवल पे फीचर्स प्रोवाइड करता है, और अगर उसके फीचर्स इतने अलग नहीं है तो भी लोग ज्यादा पैसा भरने के लिए रेडी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी प्राइस को लेके कम्पीट नहीं करती, और ये कंपनी जो भी प्राइस में फोन बेचती है, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो, लोग खरीदने के लिए रेडी होते हैं। और इसीलिए आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल है, क्योंकि मोबाइल फोन आज की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेंशन है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। इसीलिए ये कंपनी प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं। तो दोस्तों, ये था इस बुक का लेसन नंबर 1, लुक फॉर नेट स्टॉक्स, जिसका मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको दिखा दिया। लेसन नंबर 2, हाउ इज द स्टॉक प्राइस डिसाइडेड। दोस्तों, कोई भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में दो चीजें होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स और दूसरे होते हैं स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स, जिसको हम फैक्ट और ओपिनियंस कहते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको उसके फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स होते क्या है? दोस्तों, ये वही होते हैं जिससे हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक कमोडिटी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ उसके पास जितना इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन करना है। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं कंपनी की अर्निंग्स, डिविडेंड्स, एसेट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेंट्री और कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टीज। और दूसरी तरफ स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स होते हैं ओपिनियंस, साइकोलॉजी, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, मैनेजमेंट रेपुटेशन। तो हमें स्टॉक को खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए कि अगर हम स्पेक्युलेटिव फैक्टर को काउंट कर रहे हैं तो कितना काउंट कर रहे हैं। जैसे जब कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाती है तो लोग उसके स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स की डबल काउंटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्टॉक प्राइस $58 पर शेयर का था और उसका पीई रेशियो वो टाइम पे 80 का था। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। सिर्फ अगले 7 साल में उसका प्रॉफिट 775% बढ़ा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी की शुरुआत है। तो दोस्तों, इसके स्टॉक प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया? अब ये माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू का ग्राफ है, जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने हर साल कंसिस्टेंटली अपना सेल्स ग्रो किया है। लेकिन 2000 में, यानी सिर्फ एक साल बाद, इसका स्टॉक प्राइस 15% गिरा और इसका पीई रेशियो 20s में आ गया। और फिर कुछ सालों तक वो स्टॉक प्राइस वहीं पे रहा। अब जो इन्वेस्टर्स ने 1999 में इन्वेस्ट किया था उनको 15 साल रुकना पड़ा अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करने के लिए। प्रॉफिट्स तो बहुत दूर की बात थी। इसीलिए लेसन नंबर 2 इस बुक का ये है कि अगर आपको दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी भी क्यों ना मिल जाए, आपको फोकस करना चाहिए कि आप उसके लिए कितना अमाउंट पे कर रहे हो। क्या उसका वैल्यूएशन रीजनेबल है? अगर आपको उससे रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज की? अब दोस्तों, अगर आप 1999 में किसी भी इन्वेस्टर से पूछते कि वो इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास 1000 रीजन होते कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो उसमें स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और इसी वजह से सिर्फ प्राइस को बढ़ता हुआ देख के सो कॉल्ड न्यू इन्वेस्टर्स एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो उसमें इतने प्राइस पे इन्वेस्ट करने लगते हैं जिसकी वजह से स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स की डबल काउंटिंग होती है। और दोस्तों, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कंपनी के फैक्ट्स इतनी आसानी से चेंज नहीं होते जितनी आसानी से लोगों की ओपिनियन बदलती है। और फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। इसीलिए ऐसे लॉसेस से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड ही करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट आज अच्छा बिजनेस कर रही है और इसका शेयर प्राइस भी काफी बढ़ गया है। तो वो लोग जिन्होंने 1999 में इन्वेस्ट किया था वो एक्चुअली में राइट थे। और दोस्तों, कौन माइकलाल दुनिया में इतना दम रखता है कि वो 15 साल उस स्टॉक को होल्ड करके रखेगा जब उसका स्टॉक प्राइस 50% गिर गया था अगले साल और आने वाले 10 साल तक उसका स्टॉक प्राइस वहीं पे फ्लोट हो रहा था। इसीलिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इफ यू बाय अ स्टॉक फॉर नॉन वैल्यू रीजन, यू एंड अप सेलिंग फॉर नॉन वैल्यू रीजंस। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन।
दोस्तों बेंजामिन ग्रैम की दूसरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें इस डेफिनेशन को मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसे यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। एक हॉर्स रेस गैम्बलर जब कोई ऐसे घोड़े पे बैटिंग करता है जिसपे वो अपने सालों पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एकदम श्योर है कि यही घोड़ा जीतेगा। दोस्तों ये ऐसा होता है जैसे 1929 में इन्वेस्टर्स एकदम महंगे स्टॉक्स को लेकर एकदम श्योर थे कि फ्यूचर में ये स्टॉक्स हमेशा ग्रो करेंगे, जिसका रियल एग्जांपल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक का बताया कि आप राइट होने के बाद भी लॉस ले सकते हो। अब बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पे यूएसए के 1920s के ब्लू चिप बैंकिंग स्टॉक का एग्जाम्पल लिया है, जो शायद हम इंडियंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा। तो मैं इंडियन कंपनीज की बात करता हूँ। अगर आज आप कोई भी इंडिया की ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक प्राइस चेक करो तो उसका पी रेशियो हमेशा 50s के ऊपर रहता है, किसी किसी कंपनी का 100 के ऊपर भी रहता है। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है और ये कंपनी आने वाले कुछ साल तक बंद नहीं होगी। लेकिन आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या इसका प्राइस जस्टिफाइड है, इसमें अगर स्पेक्युलेटिव फैक्टर मिक्स्ड है तो वो कितना है। क्योंकि इस बुक में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में कोट करता हूँ, द मार्केट मेड अप न्यू स्टैंडर्ड्स एज इट वेंट अलोंग बाय एक्सेप्टिंग द करंट प्राइस however high as the sole measure of value. Any idea of safety based on this uncritical approach was clearly illusory and replete with danger. यानी जब मार्केट बहुत ही अच्छा करता है तो वो हमेशा एक न्यू स्टैंडर्ड बना देता है, और ये लोग वही होते हैं जो स्पेक्युलेटिव फैक्टर्स इसमें ऐड करते हैं कि आजकल 50 PE तो नॉर्मल है। Carried to its logical extreme, it meant that no price could possibly too high for a good stock. मतलब जब लोग ये लॉजिक अप्लाई करने लगेंगे तो उनके हिसाब से कोई भी प्राइस कंपनी का ओवर वैल्यूड होगा ही नहीं, और उनके लिए वो स्टॉक तब भी उतना ही सेफ होगा जब वो $25 से $200 में बिक रहा हो। दोस्तों अभी इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इंडियन एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। मान लो आपको अपने लिए एक बंगला खरीदना है, उस बंगले की एक्चुअल वैल्यू है 1 करोड़ और आसपास के बंगले भी वही प्राइस में बिक रहे हैं। कोई अगर बहुत अच्छा बंगला है तो वो 1 करोड़ 20 लाख का है, और कोई थोड़ा छोटा है तो वो 90 लाख का है। अब अगर आपको वो बंगला बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो क्या आप उस बंगले के लिए 10 करोड़ देने के लिए रेडी होगे, यानी 10 टाइम्स उसकी वैल्यू से? ऑब्वियसली इसका आंसर नो होना चाहिए। दुनिया में कोई भी अपने होश में इतना ज्यादा प्राइस नहीं पे करेगा। लेकिन अगर आप लोगों की ये लॉजिक यूज करो कि ये बंगला तो बहुत अच्छा है और ये ग्रो करेगा ही, तो क्या फिर भी आप इस बंगले के लिए 10 टाइम्स पे करोगे? एक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपको उससे अच्छा रिटर्न्स मिले, यानी एडुकेट रिटर्न्स, जो मैंने इस वीडियो में डिफाइन किया है। अब दोस्तों ये हो सकता है आने वाले 10 या 20 साल में कि इस बंगले की एक्चुअल में वैल्यू 10 करोड़ हो जाए, लेकिन आपका सेटिस्फैक्टरी रिटर्न कहाँ गया? इसीलिए बेंजामिन ग्रैम की एक और लाइन यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे दुनिया के कोई भी सबसे अच्छे स्टॉक के बारे में बताओ या बंगले के बारे में बताओ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जब तक मुझे उसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। तो दोस्तों इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, एन एक्सीलेंट कंपनी कैन स्टिल बी अ बैड इन्वेस्टमेंट इफ यू पे टू हाई फॉर इट, बिकॉज एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन दैट कैन बी जस्टिफाइड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्राउंड्स। यानी आपको उसकी क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए और उसके प्राइस पे भी। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये बुक में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन है जो इस वीडियो के पार्ट 2 में होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।